हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो बढ़िया जान लगा के पढ़नी है एनसीईआरटी। बहुत अच्छा। चलिए बेटा, अपने पढ़ा था जंतु की संरचना, एनिमल टिश्यू के बाद जंतुओं की संरचना वाला कुछ पोर्शन था, जिसमें 3 जंतुओं के बारे में बात कर रखी थी। एक बात कर रखी थी कॉकरोच, जिसको अपन बोलते हैं तिलचिट्टा। एक कर रखी थी मेंढक, दैट इज फ्रॉग के बारे में। एक कर रखी थी केंचुआ, जिसको अपन बोलते हैं अर्थवर्म। बेटा, फ्रॉग एंड केंचुआ वाला जो पार्ट था, ये दोनों के दोनों नीट के सिलेबस से काफी पहले ही हटा दिए गए थे। मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई भी मतलब नहीं है। चले, अब अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन बचता है, जो अपने पास है कॉकरोच, दैट इज तिलचिट्टे वाला पार्ट। इससे नीट में लगभग हर साल ही एक सवाल पूछा ही जाता है ना? तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है। हम इसी के बारे में डील करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लोअर एनिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कॉकरोच तिलचिट्टा के बारे में। चले भैया, देखिए, सबसे पहला सवाल था कि सर ये तिलचिट्टा जो है, ये तिलचिट्टा कॉकरोच जो है, ये कौन से फाइलम का मेंबर है? इसका रंग कैसा होता है? इसकी लंबाई कैसी होती है? ये किस प्रकार के आवास में रहने वाला जंतु है? ये सारी बातें करते हैं। देखिएगा बच्चे, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके सामने तिलचिट्टा के बारे में। तो मैं बता दूं, ये तिलचिट्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। कौन किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का। आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। उसमें कुल जीवों का लगभग 2/3 से भी ज्यादा जीव किसके सदस्य हैं? वो सदस्य हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ी क्लास है वो क्लास इंसेक्टा है, जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स को शामिल किया गया है। और कॉकरोच भी क्या है? एक इंसेक्ट। इसलिए कॉकरोच को कौन सी क्लास में रखा हमने रखा है क्लास इंसेक्टा में। अब हमारे घरों में यहां देखते हैं तो जो कॉकरोच होते हैं, उन कॉकरोच का रंग कैसा होता है? बेटा, कॉकरोच का रंग होता है चमकीला भूरा या काला। हाँ कि ना? तो कॉकरोच का रंग कैसा होता है? चमकीला भूरा या काला। तो इसलिए लिखा चमकदार भूरे अथवा काले रंग के तथा सपाट शरीर वाले प्राणी है। कौन? कॉकरोच। लेकिन अगर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे विभिन्न रंगों के कॉकरोच पाए जाते हैं, जैसे पीले रंग के, हरे रंग के, लाल रंग के। ये कॉकरोच कहां पे पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि उष्ण कटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल और हरे रंग के कॉकरोच अक्सर देखे जाते हैं। चले, सवाल था सर कॉकरोच जो होता है उसके शरीर का साइज क्या होता है? बेटा, कॉकरोच के शरीर का साइज जो होता है वो 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक का होता है। 1/4 इंच, 1/4 इंच का मतलब 0.25 इंच से लेकर 3 इंच तक का होता है। मतलब अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो इसके शरीर का आकार कितना है? 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर। मतलब छोटे से छोटा वयस्क कॉकरोच दिखेगा वयस्क अवस्था में, उस छोटी से छोटी जाति का कॉकरोच कितना रहेगा? 0.6 सेंटीमीटर का। और बड़े से बड़ा कॉकरोच देखा गया वो 7.6 सेंटीमीटर का कॉकरोच दिखाई देगा। हाँ कि ना? अब इस कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि कॉकरोच जो होते हैं वो ज्यादा दिन में दिखाई दी कि रात में? ध्यान रखना, कॉकरोच जो होता है वो रात्रिचर जंतु है। कैसा जंतु है? रात्रिचर जंतु है। दूसरा, कॉकरोच जो होता है वो सर्वभक्षी है। मतलब ये सभी चीजें खाता है। ये फ्लैश ईटिंग भी है और हर्ब्स वगैरह, फ्रूट वगैरह, अनाज वगैरह उसको भी खाने का काम करता है। इसलिए लिखा सर्वभक्षी प्राणी है। सामान्यतः कॉकरोच कहां मिलेगा? कॉकरोच मिलेगा हमारे घर के कबाड़ वाले रूम में, स्टोर वाले रूम में। हाँ कि ना? वो स्टोर वाला रूम जो होता है उसमें हल्का अंधेरा होता है, चले, वो नमी वाला होता है, चले, हाँ कि ना? तो कॉकरोच जो होते हैं वो कॉकरोच पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। किस जगह पे? नम जगह पे। मतलब हमारे घर के स्टोर वाला रूम कॉकरोच का अड्डा है। हाँ कि ना? अब बेटा, कॉकरोच में पंख पाए जाते हैं। कॉकरोच में क्या पाए जाते हैं? पंख। लेकिन कॉकरोच में उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती। कॉकरोच एक तेज दौड़ने वाला जंतु है।
तो इसीलिए मैंने लिखा कि ये कैसे होते हैं, ये तेज दौड़ने वाले जंतु है। कैसे जंतु है? तेज दौड़ने वाले जंतु है। यहां तक की बात क्लियर है, नोट कीजिए। चले आगे, नेक्स्ट। ये बात तो कि हमने कॉकरोच के बारे में जनरल बातें, अब हम कुछ और बातों को करते हैं, देखिएगा। अब सवाल था सर ये कॉकरोच जो होता है, इस कॉकरोच का हमें कुछ फायदा भी होता है क्या? नहीं बेटा, कॉकरोच की बहुत सारी जंगली जातियां पाई जाती है जो मनुष्य के आसपास ही फलती फूलती है, आसपास ही रहती है, लेकिन कॉकरोच का हमें कोई भी आर्थिक महत्व नहीं है। कॉकरोच से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे हम कुछ अर्न कर पाए। तो कॉकरोच उल्टा हमारे लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? वो इस तरह हानिकारक है कि कॉकरोच जो होता है वो हमारा किचन में खाना रखा होता है, उस खाने पे जाता है और खाने पे जाके ये वहां पे अपना एक्सक्रीटा छोड़ देता है, अपना मल छोड़ देता है। अब कॉकरोच के मल में बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध की वजह से हमारा जो पूरा का पूरा खाना था वो खाना क्या हो जाता है? दूषित, वो हो गया खराब। तथा ये कॉकरोच जो होता है, ये कॉकरोच कई सारी जीवाणु जनित रोग जो होते हैं उनको फैलाने का भी काम करता है। तो कॉकरोच हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये पीड़क के रूप में कार्य करता है, और पीड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेस्ट। किसके रूप में कार्य करता है? पीड़क के रूप में। क्यों? क्योंकि ये हमारे खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं? नष्ट। किसके द्वारा? अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्जी पदार्थ के द्वारा, इनके दुर्गंध युक्त उत्सर्जी पदार्थ के द्वारा, और बहुत सारी जीवाणु जनित बीमारियों को फैलाने का काम भी करता है। कौन? कॉकरोच। चले, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप नोट कर सकते हैं। चले अपन आगे। अब इतनी सी बात करने के बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच की बाह्य आकारिकी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया भर में कॉकरोच की बहुत सारी जातियां प्रेजेंट है, लेकिन हमने अपने अध्ययन के लिए जो कॉकरोच की जाति ली है वो अपने पास है, जो कॉकरोच लिया है वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। बेटा, पेरी कॉकरोच का जीनस जो हुआ वो हुआ पेरिप्लेनेटा, और अमेरिकाना क्या हुई उसकी जाति, बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से। हाँ कि ना? तो पेरिप्लेनेटा जो वर्ड कहीं पे लिखा देते हैं वो किसके बारे में बात कर रहा है? कॉकरोच के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे कॉमन जाति जिसपे हमने कॉकरोच के बारे में अध्ययन किया वो कौन सी थी अपने पास? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। सबसे पहला सवाल था कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है, अगर एक वयस्क पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना को देखूं तो उसकी शरीर की लंबाई कितनी होगी? तो बेटा उसकी लंबाई होती है 34 से 53 mm। 34 से 53 mm, मतलब अगर इस mm को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हुआ? 3.4 से लेके 5.3 सेंटीमीटर। इतनी लंबाई है किसकी? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की। अब हमने पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के एक नर को पकड़ा और एक मादा को। जब नर में मादा कॉकरोच को पकड़ के देखा तो हमने क्या देखा कि नर के जो पंख है वो ज्यादा लंबे हैं, किसकी तुलना में? मादा की तुलना में। मतलब नर के जो पंख है वो उसके शरीर के आखिरी भाग से भी आगे तक निकले हुए होते हैं, जबकि मादा में ऐसा नहीं होता। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी कि नर के पंख उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े हुए होते। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लंबे हैं। मतलब अगर ऐसी अवस्था दिखाई दे तो इन पंखों की लंबाई के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा तो नर कॉकरोच है तथा कौन सा मादा कॉकरोच है। हाँ कि ना? चले, अब एक चीज और, हमने आपको बताया कि कॉकरोच है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था तो पढ़ा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में जंतुओं के शरीर के चारों तरफ पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। जंतुओं का शरीर किससे घिरा होता है? एक्सोस्केलेटन से, बाह्य कंकाल से घिरा होता है, और वो बाह्य कंकाल बना होता है काइटिन से। किससे बना होता है? काइटिन से। तो ये अपन बात कर रहे हैं बाह्य कंकाल के बारे में। वो किससे बना है? काइटिन से। और काइटिन का निर्माण किससे? क्यूटिकल से। क्यूटिकल कह दूं या काइटिन कह दूं, एक ही बात है।
हाँ कि ना? तो अब देखना, बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन में। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि कॉकरोच किसका सदस्य? आर्थ्रोपोडा का एक कीट है, और आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल काइटिन या क्यूटिकल से। तो यही लाइन लिखी है कि इनका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है। और ये मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल है, इसका रंग कैसा होता है बेटा? भूरा रंग होता है, ये होता है ब्राउन कलर। हाँ कि ना? अब ये जो मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल है, ये बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा प्लेट्स के रूप में। किसके रूप में? प्लेट्स के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है बेटा? ये प्लेट्स के रूप में पाया जाता है। और इस बाह्य कंकाल की जो ये प्लेट्स है, इन प्लेट्स को अपन बोलते हैं स्क्लेराइड्स। इनकी जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट, या हिंदी में मैं कहूं तो इनको बोलते हैं कटक। स्क्लेराइट, या इनको बोलते हैं कटक। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कॉकरोच का शरीर किससे घिरा हुआ? ये घिरा हुआ है मजबूत काइटिन से या क्यूटिकल से, जो कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की होती है। और वो काइटिन क्यूटिकल किसके रूप में पाई जाती है? प्लेट्स के रूप में। और काइटिन और क्यूटिकल की जो प्लेट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। हाँ कि ना? तो यही एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है? इसे लिख रखा है प्रत्येक खंड क्यों बोला? क्योंकि कॉकरोच किसका सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। हाँ कि ना? एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि 3 ऐसे फाइलम है जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज खंडी भवन, पाया जाता है। विखंडी खंडी भवन किसमें? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में तथा कोर्डेटा में। तो इनका शरीर किसमें बटा हुआ है? खंडों में। और उन खंडों पे बाह्य कंकाल किसके रूप में पाया जाता है? प्लेट्स के रूप में। और प्लेट्स को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। और ये कैसे रंग का? भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होता है। हाँ कि ना? तो इसलिए लिख रहा है प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती, जिन्हें बोलते हैं कटक। और कटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। कटक को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। हाँ कि ना? अब मान लो आप मेरे पास ये कॉकरोच के शरीर का एक खंड है। ये जो ऊपर वाली सतह है, इसको बोलते हैं बेटा पृष्ठ सतह। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठ सतह। तो पृष्ठ सतह पर भी तो काइटिन की प्लेट पाई जाएगी। मतलब पृष्ठ सतह पे जो स्क्लेराइट पाया जाएगा, जो प्लेट पाई जाएगी, उसको बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट। पृष्ठ सतह पर जो प्लेट पाई जाएगी, ये स्क्लेराइट। कौन सी सतह पर? मैंने बोला पृष्ठ सतह पर जो पाई जाएगी, उसको अपन बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट। टर्गम या टर्गाइट। ये नीचे वाली जो सरफेस से खंड की, उसको बोलते हैं अधर सतह। क्या बोलते हैं? अधर सतह। अधर सतह, ये लीजिए, हमने बोला दूसरी अपने पास अधर सतह। अधर सतह पर जो स्क्लेराइट पाई जाएगी, जो काइटिन की प्लेट पाई जाएगी, उसको बोलते हैं स्टर्नम या स्टर्नाइट। स्टर्नाइट। हाँ कि ना? ये जो इधर वाली बच गई, ये बच गई पार्श्व सतह। कौन सी सतह? पार्श्व सतह। तो हमने बोला कि अपने पास तीसरी बच गई, वो अपने पास बच गई बेटा पार्श्व सतह। पार्श्व सतह पर जो काइटिन की प्लेट पाई जाएगी, उसको बोलते हैं अपन प्लूरोन या प्लूराइट्स। प्लूरोन या प्लूराइट्स। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक खंड किससे घिरा हुआ है? काइटिन की प्लेट से, दैट इज स्क्लेराइट से। अगर हमें पूछे कि स्क्लेराइट्स जो अधर सतह पर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, अधर सतह वाली को स्टर्नम या स्टर्नाइट, या हिंदी में मैं बोलूं तो उसको बोलते हैं, अधर सतह वाली को बोलते हैं अधरकांश। अधरकांश। चले, अगर पूछे कि बताओ पृष्ठ सतह पर जो स्क्लेराइट होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट। या मैं हिंदी में बात करके चलूं तो हिंदी में उसको बोलते हैं पृष्ठकांश। क्या बोलते हैं? पृष्ठकांश। अगर वो पूछे बताओ पार्श्व सतह पर जो स्क्लेराइट प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लूरोन या प्लूराइट। चले, इंग्लिश वाले नाम ज्यादा ही है। पृष्ठ सतह पर टर्गम या टर्गाइट, अधर सतह पर स्टर्नम या स्टर्नाइट, पार्श्व सतह पर प्लूरोन या प्लूराइट। मेरी यहां तक की बात क्लियर है?
चलो मैं आगे। अब सवाल अपने पास था कि ये जो मेरे पास है टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन, ये टर्गम, स्टीरोन, प्लूरोन अलग अलग सतह पर उपस्थित अलग अलग प्लेट है। ये प्लेट आपस में एक बहुत ही महीन झिल्ली में लचीली संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? महीन झिल्ली में लचीली संरचना के द्वारा ये जो स्क्लेराइट है ये आपस में जुड़ी होती है, और उसको अपन बोलते हैं क्या? संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली। इस संधि झिल्ली को ही इंग्लिश में बोलते हैं अपन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या इसी का दूसरा नाम है ऑर्थोडियल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम है ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर झिल्ली या ऑर्थोडियल झिल्ली। हाँ कि ना? सवाल पूछा गया है नीट में पहले भी कि बताओ कौन सी झिल्ली है जो स्क्लेराइट को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो आप बोलोगे आर्टिकुलर झिल्ली, आर्थोडियल झिल्ली या हिंदी में संधि झिल्ली। चलो मैं आगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ, नोट हुआ? देखिए अब बच्चे, मैंने कहा कि कॉकरोच के शरीर जो होता है उस कॉकरोच का शरीर खंडों में बटा होता है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और आर्थ्रोपोडा में विखंडी खंडी भवन दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। हाँ कि ना? तो अब सवाल था कि कॉकरोच का शरीर जो होता है उसके कितने भाग होते हैं? बेटा कॉकरोच के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष, हेड, वक्ष बोले तो थोरैक्स, एंड उदर बोले तो एब्डोमन। तो शरीर के कितने भाग हुए? 3, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। सिर, वक्ष तथा उदर। यस कि नो? हाँ कि ना? तो अब हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं इन शरीर में पाए जाने वाले इन खंडों के बारे में। सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं, वो करते हैं पहले पार्ट दैट इज हेड के बारे में। चलो भैया आगे सुनिएगा। बच्चे कॉकरोच का हेड जो होता है, उस हेड जो होता है वो त्रिकोणीय संरचना है। कैसी संरचना है? वो अपने पास त्रिकोणीय होता है। सिर कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है, जो कि शरीर के अग्रभाग में स्थित है। सबसे ऊपर की साइड क्या होता है? सबसे आगे की तरफ। ये कॉकरोच है तो सबसे आगे क्या होगा? सिर। सिर जो होता है वो त्रिकोणीय होता है और सबसे आगे की तरफ होता है। बच्चे भ्रूणीय अवस्था में देखें, हमने बोला कि कॉकरोच के अगर भ्रूण में देखें तो भ्रूण में टोटल मिला के सिर जो होता है उसमें होता है 6 खंड, 6 खंडीय सिर होता है। भ्रूण में सिर कितने खंड का बना हुआ होता है? 6 खंडों का बना हुआ सिर होता है। लेकिन अगर हम वयस्क में बात करें तो उसमें होता है 1 खंडीय सिर। क्या होता है? 1 खंडीय सिर। तो कहने का मतलब भ्रूण का जो सिर था उसमें टोटल कितने खंड थे? 6। लेकिन वयस्क कॉकरोच में कितना? 1। तो इसका मतलब कि परिवर्धन के दौरान ये 6 के 6 खंड जो थे ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। इन 6 के 6 खंडों के जुड़ने से कितना खंड बन गया? 1। तो वयस्क जो कॉकरोच होता है उस वयस्क कॉकरोच के सिर में टोटल कितने खंड है? केवल 1 खंड है। तो मैं ये कहूं कि वयस्क का सिर 6 खंडों के जुड़ने से बनता है। मैंने बोला ये खंड क्या हो गए आपस में? ये खंड आपस में हो गए फ्यूज, मतलब जुड़ गए। इन 6 खंडों के, भ्रूण के सिर के 6 खंडों के जुड़ने से किसका निर्माण हुआ? वयस्क के सिर का निर्माण हुआ, या वयस्क के 1 खंडीय सिर का निर्माण हुआ। हाँ कि ना? अब हमने एक बात अभी बताई थी कि कॉकरोच के जो खंड होते हैं वो खंड किससे घिरे होते हैं? उन खंड पे पाया जाता है स्क्लेराइट, काइटिन की परतें। तो भ्रूण जो था उस भ्रूण के सिर पे भी तो खंड पाए गए होंगे। हाँ कि ना? स्क्लेराइट पाए गए होंगे। यस कि नो? तो ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में सिर के कितने खंड थे? 6 खंड थे। उन 6 खंडों पे जितने भी स्क्लेराइट थे वो सारे के सारे स्क्लेराइट आपस में जुड़ गए, और जुड़ के उन स्क्लेराइट ने किसका निर्माण कर लिया? हेड कैप्सूल का।
तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। मैं क्या लिख दूं? मैं लिख दूं कि सिर के सभी स्क्लेराइट जुड़कर हेड कैप्सूल का निर्माण करते हैं। तो हमने लिखा यहां पे कि सिर के सभी स्क्लेराइट जुड़कर हेड कैप्सूल का निर्माण करते हैं। सिर के सभी स्क्लेराइट जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? हेड कैप्सूल का। हां कि ना? मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो मैं आगे नेक्स्ट। अब बच्चे ये मेरा हाथ मान लीजिए आप कॉकरोच है और ये मुट्ठी जो है ये सिर वाला पार्ट है जो कैसा होता है? त्रिकोणाकार। अब ये पूरा का पूरा शरीर है और ये क्या है? मुट्ठी वाला पार्ट सिर है। तो अगर कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच का सिर जो होता है ये तो पूरा का पूरा शरीर, और ये उनका सिर जो होता है ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है। हाँ कि ना? मतलब शरीर जो था उससे इनका सिर कितने एंगल पे है? समकोण पे 90 डिग्री के एंगल पे होता है। कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री के। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है। क्या लिखी है? कि सिर शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। और समकोण का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और किसी भी जंतु में अगर सिर शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष से 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोग्नेथस अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? हाइपोग्नेथस अवस्था। तो मैं कहूं कि कॉकरोच का सिर जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? हाइपोग्नेथस अवस्था में, जो कि शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके समकोण पर स्थित होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब ये सिर जो होता है ये सिर शरीर के दूसरे भाग से जुड़ा होता है जिसका नाम है वक्ष। कौन से भाग से जुड़ा होता है? वक्ष से। सिर तथा वक्ष को जोड़ने का काम करती है ग्रीवा। कौन काम करती है? ग्रीवा, दैट इज गर्दन। तो कॉकरोच की जो गर्दन होती है वो गर्दन बहुत ही लचीली होती है। कॉकरोच की गर्दन कैसी होती है? बहुत ही लचीली। और कॉकरोच की गर्दन लचीली है मतलब जिस भी जंतु की गर्दन जितनी ज्यादा लचीली होगी सिर में गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ कि ना? तो ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ कॉकरोच का सिर अत्यधिक गतिशील होता है, क्यों? क्योंकि कॉकरोच की गर्दन जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? लचीली। इसलिए सिर बहुत ज्यादा लचीला, वो किसी भी दिशा में आसानी से क्या कर सकता है? घूम सकता है। हाँ कि ना? इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लिखी लाइन, बहुत ध्यान से देखना, सिर के बारे में लिखी है 6 खंडों के मिलने से बनता है। मैंने बता दिया था भ्रूण में कितने खंड थे? 6। वयस्क में कितना हो गया? 1। तो 6 खंडों के मिलने से बना। हाँ कि ना? तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। कि सिर जो होता है उस सिर को धड़ से जोड़ने का काम कौन कर रही थी? ग्रीवा, गर्दन। और गर्दन बहुत ज्यादा क्या थी? लचीली। इसलिए सिर सभी दिशाओं में आसानी से घूम सकता था। हाँ कि ना? नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां से रिलेटेड है। यहां पे क्या लिखा है? इसे लिखा सिर संपुट। बेटा सिर संपुट जो बोला जाता है वो बोला जाता है बेटा हेड कैप्सूल को। हेड कैप्सूल को क्या बोला जाता है? सिर संपुट। ये क्या कह रहा है कि हेड कैप्सूल पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। बेटा मैं इस चीज के बारे में बात करता हूं डायग्राम की सहायता से। अभी याद रखना कि हेड कैप्सूल का निर्माण किससे हुआ था? सिर के सभी स्क्लेराइट ने जुड़ के निर्माण कर लिया था हेड कैप्सूल का। किसका निर्माण कर लिया था? हेड कैप्सूल का। हाँ कि ना? अब मैं यहां पे डायग्राम में बात करता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप इसको पहले उतार सकते हैं। चलो मैं डायग्राम को बारे में बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। बेटा इस डायग्राम में हमने मान लिया कि मेरे पास ये जो संरचना हमने बनाई है ये पूरी की पूरी संरचना मेरे पास एक त्रिकोणीय त्रिभुजाकार सिर है। क्या है? कॉकरोच का सिर। हाँ कि ना? अब कॉकरोच का सिर वाला भाग होता है उसी पे होता है माउथ। हमने मान लिया इधर ये मेरे पास ग्रीन वाला है, ये यहाँ पे कॉकरोच का माउथ है, बिल्कुल यहाँ पे। ये ऊपर वाली सरफेस, यहाँ माउथ ऐसे, ये ऊपर वाली सरफेस कॉकरोच की ये है, इसको बोलते हैं पृष्ठ सतह। और ये अंदर की साइड वाली ये जो सतह है इसको बोलते हैं अधर सतह। क्या बोलते हैं? अधर सतह। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कॉकरोच का ये जो सिर वाला भाग है, इस सिर वाले भाग पर
सिर वाले भाग पर पाए जाते हैं एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड आईज। ये मेरे पास है कंपाउंड आईज, जिनको हमने कहा संयुक्त नेत्र। कहां पे प्रेजेंट है? सिर की पृष्ठ सतह पे। कौन सी सतह पे? पृष्ठ सतह पे। तो हमने बोला ये कितने हैं? सबसे पहले ये मेरे पास है 1 पेयर, एक जोड़ी है। सिर की कौन सी सतह पे? सिर की पृष्ठ सतह पर। उपस्थित, शॉर्ट में लिख दिया। कौन सी सतह पर उपस्थित होते हैं? पृष्ठ सतह पर उपस्थित होते हैं। चले भैया, बेटा ये तो संयुक्त नेत्र है। इन संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है ओमेटिडिया। क्या होती है? ओमेटिडिया। तो मैंने कहा कि इनकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वो है बेटा ओमेटिडिया। वो क्या है? ओमेटिडिया। हाँ कि ना बेटा? ये ओमेटिडिया जो होते हैं, ये ओमेटिडिया जो होते हैं, ये षटकोणीय संरचना है। कैसी संरचना है? ये अपने पास है षटकोणीय संरचना। सवाल था सर, आपने कहा कि एक कंपाउंड आई की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? ओमेटिडिया। तो अगर पूछे कि बताओ एक संयुक्त नेत्र में, एक कंपाउंड आई में कितने ओमेटिडिया होते हैं? तो कॉकरोच जो होता है, उस कॉकरोच का एक संयुक्त नेत्र जो होता है, उस एक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 ओमेटिडिया होते हैं। कितने ओमेटिडिया उपस्थित होते हैं? लगभग 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। किसमें? एक संयुक्त नेत्र में। मतलब यह हुआ कि कॉकरोच की एक आंख में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो हर एक ओमेटिडिया में उस इमेज का एक पार्ट बनेगा। उस इमेज का क्या बनेगा? पार्ट। तो कहने का मतलब कि कॉकरोच की एक आंख में जो पूरा इमेज बना, वो कई सारे टुकड़ों में बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ओमेटिडिया जो था उसमें उस इमेज का एक छोटा सा पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक छोटा सा पार्ट। क्यों? क्योंकि हर एक ओमेटिडिया में एक लेंस उपस्थित है। तो अगर देखें तो कॉकरोच के एक संयुक्त नेत्र में लगभग कितने लेंस हो गए? लगभग 2000 लेंस हो गए। मतलब ओमेटिडिया की संख्या के बराबर लेंस हो गए। हाँ कि ना? अब सवाल था कि सर कॉकरोच में ये कंपाउंड आईज है, इनका फायदा क्या हुआ? बेटा मैंने कहा कॉकरोच जो होता है वो रात्रिचर जंतु होता है। हाँ कि ना? तो कॉकरोच को देखना कहां पड़ेगा? रात में। तो ये रात में देखने के लिए उपयुक्त है। हाँ कि ना? तो जब भी कोई पूछे कि बताओ कॉकरोच का विजन कैसा है, कॉकरोच को कब दिखाई देता है, तो कॉकरोच कब देखता है? रात में। और उस विजन को अपन बोलते हैं मोजेक विजन या नाइट विजन। क्या बोलते हैं? मोजेक विजन या नाइट विजन। जो जब भी पूछे कॉकरोच का विजन बराबर, हमने कहा कैसा? मोजेक विजन या नाइट विजन। मोजेक विजन या नाइट विजन। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठा कि सर ये मोजेक विजन और नाइट विजन जो बताया आपने, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसकी क्या खास बात है? बेटा ये मोजेक विजन और नाइट विजन जो होता है, ये कंपाउंड आईज की वजह से होता है। और इसका सबसे खास बात यह है कि इस मोजेक विजन में संवेदनशीलता जो होती है
वो तो होती है सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा, लेकिन रिजोल्यूशन जो होती है, स्पष्टता जो होती है वो होती है कम। मतलब इसमें सेंसिटिविटी वो तो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा, लेकिन रिजोल्यूशन जो होती है वो रिजोल्यूशन क्या होती है, बहुत कम। ये किसके बारे में बात कर ली, कंपाउंड आइज के बारे में बात कर ली। चलो आगे। अब हमने क्या देखा कि कंपाउंड आइज के आगे की साइड ये नीले रंग का एक सॉकेट है। कैसे रंग का सॉकेट है भैया, ये एक नीले रंग का सॉकेट है, और ये जो नीले रंग का सॉकेट है इसमें उपस्थित होते है इनका एंटीना, जिसको बोलते हैं सरंगिका। क्या बोलते हैं, सरंगिका। तो ये सॉकेट नीले रंग का सॉकेट जिसमें ग्रीन कलर का एंटीना फिक्स है, इसको बोलते हैं एंटीनल सॉकेट। इसको क्या बोलते हैं, एंटीनल सॉकेट। इस झिल्ली में एंटीनल सॉकेट के अंदर फिक्स होता है एंटीना। क्या फिक्स होता है, एंटीना। तो मैंने कहा कि ये हरे रंग वाली जो संरचना है, इस हरे रंग वाली संरचना को अपन क्या बोलते हैं, एंटीना। कॉकरोच में ये एंटीना जो होता है, ये एंटीना एक एक धागे समान संरचना है। कैसी संरचना है, धागे समान। और कितने जोड़ी है, ये अपने पास है बेटा एक जोड़ी, दैट इज वन पेयर। कॉकरोच में एक जोड़ी एंटीना है जो इन आइज से आगे की तरफ स्थित है। हाँ कि ना। अब ये जो एंटीना होता है, ये एंटीना जो होता है ये अत्यधिक गतिशील तथा अत्यधिक संवेदनशील है। हाँ कि ना। तो हमने बोला कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है अत्यधिक गतिशील। कैसा, अत्यधिक गतिशील। और ये अत्यधिक क्या है, संवेदनशील। तो कहने का मतलब सवाल था सर इस एंटीना का ऐसा क्या कार्य है। बेटा एंटीना अत्यधिक संवेदनशील है, किस चीज के लिए ये संवेदनशील है, वो संवेदनशील है टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, वाइब्रेशन के लिए, इन सारी की सारी चीजों के लिए संवेदनशील कौन है, एंटीना। मतलब ये एंटीना जो है ये इस कॉकरोच को बाहरी वातावरण के बारे में अवेयर कराने का कार्य करता है। कार्य क्या हुआ, संवेदनशीलता। शीलता किस चीज के लिए, तापमान, दाब, स्पर्श, कंपन आदि के लिए, आदि के लिए। कौन, वो मेरे पास है एंटीना। चलो भैया हम आगे। अब हमने एक चीज और देखी, क्या देखी कि ये कंपाउंड और एंटीना के बीच में ये हल्के पीले रंग का रीजन दिखाई दिया, एक बिंदु दिखाई दिया। इस बिंदु को अपन बोलते हैं बेटा ओसिलाई। पीले रंग का जो बिंदु है ये है ओसिलाई। ये ओसिलाई जो है ये अवशेषी सरल नेत्र है, जो यहां पे प्रकाश संवेदनशीलता दर्शाता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये अपने पास है प्रकाश संवेदनशील। किस चीज के लिए संवेदनशील है, ये प्रकाश के लिए संवेदनशील भाग है, जिसको अपन बोलते हैं ओसिलाई। मतलब इस ओसिलाई का देखने में कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है। और ये जो मैंने हरे रंग का बनाया, ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है इसका मुख। यस कि नो। तो कहने का मतलब कॉकरोच के सिर से संबंधित चीजें हैं। वो अपने पास हुआ एंटीना, जिसको हिंदी बोलते हैं सरंगिका। दूसरा हुआ संयुक्त नेत्र, जो कि देखने के लिए उत्तरदायी है। एंड तीसरा अपने पास हुआ ओसिलाई। एंड चौथा अपने पास हुआ मुख। हाँ कि ना। मुख, एंटीना, कंपाउंड आइज एंड ओसिलाई, ये चार चीजें हैं जो हम यहां बात करेंगे किससे संबंधित है, जो कि इस सिर से संबंधित है। हाँ कि ना। तो ये जो कंपाउंड आइज है, इनके बारे में मैंने कंप्लीट बात कर ली है। बिल्कुल याद रखना,
क्या क्या इनके फंक्शन है, कैसे ये काम करती है। चलो मैं एनसीईआरटी की चीजों को कोरिलेट करता हूं। आप डायग्राम बना लिया होगा, बनाइए। मैं एनसीईआरटी की चीजों को कोरिलेट करता हूं। देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने यहां से देखिएगा बेटा, ये कहा है कि आंखों के सबसे पहले लिखा कि हेड कैप्सूल पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र है। मैंने बता दिया पूरी की पूरी बात जितनी उनके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे था कि आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट में, ये झिल्ली युक्त सॉकेट कौन सा है, ये अपने पास है यहां पे प्रेजेंट एंटीनल सॉकेट। धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका है, ये एक जोड़ी श्रृंगिका क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एंटीना। हाँ कि ना, एंटीना किस चीज के लिए संवेदनशील थी, ये संवेदनशील थी तापमान के लिए, दाब के लिए, स्पर्श के लिए, कंपन के लिए। और अगर ये सारी चीजें वातावरण में हो रही है तो उसके उन सारी चीजों से कॉकरोच को अवेयर कौन कराएगी, वो कराएगी अपने पास श्रृंगिका, दैट इज एंटीना। इसीलिए एनसीईआरटी लिखा है कि श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं, या मैं कहूं कॉकरोच को बाहरी वातावरण के बारे में बताने का काम करते हैं। चले भैया, नोट कर लिया, हाँ कि ना। तो यहां पे हमने एंटीना के बारे में भी बात कर ली और संयुक्त नेत्र के बारे में भी बात कर ली। अब हमारे पास बच गया मुख। क्या बच गया, मुख। ओसिलाई का मैं काम बता ही चुका हूं, प्रकाश संवेदनशीलता। अब हमारे पास बच गया मुख। चले, डायग्राम आप ऑलरेडी बना ही चुके होंगे। हाँ जी, चले अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कॉकरोच के मुख के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, कॉकरोच में मुख जो होता है वो मुख बिल्कुल आगे की तरफ स्थित होता है। मतलब कॉकरोच का सिर ऐसे तो बिल्कुल इस जगह पे सिर के आगे वाले भाग में क्या स्थित होता है, मुख। देखिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है, सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिनसे काटने और चबाने वाले मुखांग बनते हैं। तो जब भी बोले कि बताओ कॉकरोच के मुखांग कैसे होते हैं, काटने तथा चबाने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉकरोच का मुखांग कैसे होते, काटने तथा चबाने वाले। अगर कोई पूछे बताओ मच्छर के मुखांग कैसे होते, बेटा मच्छर अपने मुख के द्वारा हमारी स्किन को भेदता है और भेद के फिर रक्त को चूसने का काम करता है, इसलिए उसके हैं भेदने तथा चूसने वाले मुखांग। जबकि कॉकरोच के कैसे, काटने तथा चबाने वाले मुखांग। हाँ कि ना। अब सवाल था कि कॉकरोच के जो मुखांग है, उन मुखांग से निर्माण होता है मुख का, तो उस मुखांग के कौन कौन से भाग हैं जो मुख का निर्माण करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मुखांग का सबसे पहला भाग है वो है लैब्रम। बेटा लैब्रम जो है इसको बोलते हैं ऊपरी होठ। ऊपरी होठ, इस ऊपरी होठ की संख्या कितनी होती है, एक। कितनी संख्या होती है, एक। चलो आगे। दूसरा, इसके अलावा होता है एक जोड़ी मैंडिबल, चिबुकास्थी जिसको बोलते हैं मैंडिबल। और ये मैंडिबल है कितना है, एक जोड़ी, इसी को अपन बोलते हैं बेटा जबड़ा। जबड़ा। और आपको पता है जबड़े का क्या काम है, भोजन को चबाना। भोजन को चबाना ताकि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके। उसके अलावा यहां संख्या में एक जोड़ी है वो है जंबिका। ये जंबिका बोलते हैं मैग्जिला को। क्या बोलते हैं, मैग्जिला। और ये मैग्जिला कुछ और नहीं, इसको बोलते हैं मैग्जिला फर्स्ट। क्या बोलते हैं, मैग्जिला फर्स्ट। तो ये मैग्जिला फर्स्ट जो होता है, ये मैग्जिला फर्स्ट एक ब्रश की तरह की संरचना होती है जो कॉकरोच के एंटीना तथा पंखों को साफ करती है। तो इसका काम क्या हुआ, इसका काम हुआ एंटीना तथा पंखों की सफाई। सफाई करना। तो जब भी पूछे बताओ मैग्जिला, मैग्जिला फर्स्ट, मैं कहूं इसका क्या काम है, इसका काम है एंटीना तथा पंखों की सफाई करना। नेक्स्ट, दूसरा लास्ट में मेरे पास है एक अधरोष्ट जिसको अपन बोलते हैं लैबियम। लैबियम जो है, ये लैबियम जो है ये यहां पे प्रेजेंट निचला होठ है। क्या है, निचला होठ। और इस लैबियम को ही हम बोल के चलते हैं बेटा मैग्जिला सेकंड। मैग्जिला फर्स्ट किसको बोला था, मैग्जिला फर्स्ट बोला था
जिस मैग्जिला को, जंबिका को, मैग्जिला सेकंड किसको बोला, लेबियम को। ध्यान रखना, मैग्जिला फर्स्ट कितने जोड़ी, एक जोड़ी, मैंडिबल भी कितने जोड़ी, एक जोड़ी, निचला होठ कितना संख्या में, एक, ऊपरी होठ कितना संख्या में, एक। तो इन्होंने बना दी बाउंड्री, और इन सब के बीच में गुहा होती है जिसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। इनकी मुख गुहा में पाई जाती है हाइपोफेरिंक्स। क्या पाई जाती है, हाइपोफेरिंक्स। और ये हाइपोफेरिंक्स जो होती है ये ही जीभ की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, जीभ की तरह। तो जब भी बोले कि बताओ कॉकरोच का मुख किससे बनता है, मुख बनता है ऊपरी होठ जिसको बोलते हैं लेब्रम, एक जोड़ी मैंडिबल जो है जबड़ा, एक जोड़ी मैग्जिला फर्स्ट या मैग्जिला जो जिनका काम है सफाई करना एंटीना तथा पंखों की। नेक्स्ट, एक संख्या में एक है निचला होठ जिसको अपन बोलते हैं लेबियम या मैग्जिला सेकंड, तथा इनकी मुख गुहा जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है हाइपोफेरिंक्स जिसको बोलते हैं जीभ। और ये जो हाइपोफेरिंक्स है इसके आधारीय भाग में एक जोड़ी लार ग्रंथि आके खुलती है। क्या खुलती है, एक जोड़ी लार ग्रंथि। तो जब भी बोले कि कॉकरोच में लार ग्रंथि कहां खुलती है तो आप क्या कहोगे, हाइपोफेरिंक्स के आधारीय भाग में। तो मैं लिख दूं हाइपोफेरिंक्स के आधारीय भाग में एक जोड़ी लार ग्रंथि आकर खुलती है। कौन आके खुल रही है, एक जोड़ी लार ग्रंथि है वो आके खुलती है। कहां पे, जीभ के या हाइपोफेरिंक्स के आधारीय भाग पे। चले, इतनी सी बात आप नोट कीजिए। अब हम एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी ने इन माउथ के, मुख के जो ये उपांग है ये किस हिसाब से व्यवस्थित होते हैं इनके बारे में बता रखा है। चलिए देखिए डायग्राम में। बेटा अपने पास ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम में हमने बोला था सबसे ऊपर की तरफ है लेब्रम जिसको हमने क्या बोला था, ऊपरी होठ सबसे ऊपर की तरफ है। चले, फिर अपने पास उनके नीचे मैंडिबल, क्या है, मैंडिबल। हमने कहा था मैंडिबल क्या है, एक जोड़ी, और इस मैंडिबल को ही तो हमने बोला बेटा जबड़ा। क्या बोला, जबड़ा। और जबड़े का क्या काम है, क्या काम है, भोजन को चबाना। मेरी बात क्लियर है, यस कि नो। ये जबड़े का वो भाग था जो कि भोजन को पीसने का काम कर रहा था, उसको चबाने में सहायता कर रहा था। नेक्स्ट, ये जबड़े के नीचे की साइड प्रेजेंट है मैग्जिला जिनको हमने कहा था मैग्जिला फर्स्ट। एक तो ये वाला रहा और एक ये वाला रहा। हमने बोला था मैग्जिला भी कितने, एक जोड़ी। इन मैग्जिला का क्या काम था, इन मैग्जिला का काम था किसका, एंटीना तथा पंखों की सफाई करना। उसके बाद हमने बोला था आपके सामने लेबियम। हमने बोला था ये लेबियम जो है ये अपने पास है निचला होठ, निचला होठ। इसकी संख्या में कितनी थी, एक। तो ये सारी की सारी बाउंड्री बन गई। और इनके बीच में ये जो खाली गुहा है, इस खाली गुहा में प्रेजेंट है हाइपोफेरिंक्स। ये हाइपोफेरिंक्स है, इसी को तो हम बोलते हैं बेटा जीभ। क्या बोलते हैं, जीभ। और मैंने कहा ये हाइपोफेरिंक्स की भी संख्या कितनी, एक। और ये हाइपोफेरिंक्स जो है इसी के आधारीय भाग में एक जोड़ी लार ग्रंथि आकर खुलती है। चले भैया, तो कॉकरोच के जो मुखांग थे वो किस हिसाब से व्यवस्थित होते हैं, उनकी कितनी संख्या है, ये सारी की सारी बात मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी है। क्या अपन आगे चले, चले आगे देखें। आगे हम बात करते हैं कॉकरोच के शरीर के दूसरे और महत्वपूर्ण भाग के बारे में। दूसरा और महत्वपूर्ण भाग है वो अपने पास है वक्ष जिसको बोलते हैं थोरैक्स। हमने आपको बताया था कि कॉकरोच का शरीर कितने भाग में विभक्त, तीन में, सिर, वक्ष तथा उदर। दूसरा पहला भाग सिर हमने पूरा कर लिया, हम दूसरे भाग पे पहुंच गए वक्ष पे। बेटा कॉकरोच का वक्ष जो होता है उसके तीन भाग है। कितने भाग है, तीन भाग। सबसे पहला भाग है अग्रवक्ष जिसको अपन बोलते हैं
प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स। दूसरा भाग है मध्यवक्ष, जिसको हम बोलते हैं मीजोथोरेक्स। तीसरा भाग है पश्चवक्ष, और इस पश्चवक्ष को अपन बोलते हैं बेटा मेटाथोरेक्स। इस पश्चवक्ष को बोलते हैं अपन मेटाथोरेक्स। हां कि ना? चले, अब सिर जो होता है वो सिर किससे जुड़ा होता है? सिर जो होता है वो ग्रीवा के द्वारा, गर्दन के द्वारा मीजोथोरेक्स से प्रोथोरेक्स से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? प्रोथोरेक्स से। तो हमने बोला कि सिर जो है, सिर गर्दन के द्वारा प्रोथोरेक्स से जुड़ता है। सिर गर्दन के द्वारा किससे जुड़ता है? थोरेक्स के सबसे पहले पार्ट से, जिसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स। हां कि ना? अब साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि जो गर्दन है वो गर्दन का निर्माण प्रोथोरेक्स से होता है। मतलब गर्दन किसका भाग हुआ? प्रोथोरेक्स का भाग हुआ। किसका भाग हुआ? प्रोथोरेक्स का भाग हुआ। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों के इसी कंक्लूजन की वजह से एनसीईआरटी ने लिखी कि सिर वक्ष से अग्रवक्ष के एक छोटे प्रसार, अग्रवक्ष के एक छोटे प्रसार और अग्रवक्ष का वो छोटा प्रसार से जुड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गर्दन। तो गर्दन किसका भाग हुआ? गर्दन इस प्रोथोरेक्स का एक छोटा सा प्रसार, इसका एक छोटा सा उभार है, जो कि अत्यधिक लचीला है। और गर्दन अत्यधिक लचीली है, इसीलिए सिर जो होता है वो किसी भी दिशा में घूम सकता है। चले भैया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। अब बच्चे, अपन ने बोला कि वक्ष के कितने भाग है? 3 भाग है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स तथा मेटाथोरेक्स। अब हर एक वक्ष का जो खंड है, उस हर एक वक्ष के खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। मतलब एक जोड़ी टांग अग्रवक्ष में, एक जोड़ी टांग मध्यवक्ष में और एक जोड़ी टांग पश्चवक्ष में। तो टोटल कितनी जोड़ी होगी? 3 जोड़ी। इसीलिए लिखा है कि प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांग पाई जाती। तो टोटल कितने जोड़ी टांग पाई गई? 3 जोड़ी टांगे पाई गई। मतलब टांगों की संख्या 6। मतलब टोटल कितनी टांगे हुई? 6 टांगे हुई। तो कॉकरोच में टोटल कितनी टांगे हुई? 6 टांगे। और वो इंसेक्ट जिनमें 6 टांगे होती है उनको रखा गया है हेक्सापोडा में। किसमें रखा गया? हेक्सापोडा में। हेक्सा मतलब 6 और पोडा का मतलब पाद। तो कॉकरोच को किसमें रखा गया है? हेक्सापोडा में। क्यों? क्योंकि उनमें कितनी टांगे हैं? 6 टांगे हैं। तो ध्यान रखना, कीट जो होते हैं उन कीटों में कितनी टांगे होती है? 6 टांगे। इसलिए उनको किसमें रख दिया गया? हेक्सापोडा में। चलो मैं आगे। अब हमने एक चीज और नोट की, क्या? कि कॉकरोच में टांगे तो होती है जिनकी वजह से वो तेज दौड़ता है, लेकिन टांगों के साथ साथ कॉकरोच में पंख भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। लेकिन कॉकरोच में उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती, पर पंख तो पाए जाते हैं। तो कॉकरोच जो होता है, उस कॉकरोच में जो पंख होते हैं, वो पंख भी इस वक्षीय भाग से ही जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? वक्षीय भाग से। तो कॉकरोच के वक्षीय भाग में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं बेटा? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है अग्रपंख, दूसरे मेरे पास है, वो अपने पास है पश्चपंख। पश्चपंख पहले मेरे पास है अग्रपंख, दूसरे मेरे पास है पश्चपंख। बेटा ये अग्रपंख जो होते हैं ये भी होते हैं 1 पेयर, एक जोड़ी, तथा ये पश्चपंख जो होते हैं ये भी होते हैं 1 पेयर, एक जोड़ी। दोनों ही क्या है? एक जोड़ी। एक जोड़ी अग्रपंख और एक जोड़ी पश्चपंख। इसलिए टोटल कितने? 2 जोड़ी। लेकिन ये अग्रपंख जो होते हैं ये तो निकल जुड़े होते हैं मध्यवक्ष से, दैट इज मीजोथोरेक्स से। और ये जो पश्चपंख है ये किससे जुड़े होते हैं? पश्चवक्ष, दैट इज मेटाथोरेक्स से। हाँ कि ना? तो ये किससे जुड़े होते हैं? मैंने कहा मीजोथोरेक्स से जुड़े होते हैं।
जबकि पश्च पंख जो होते हैं वो थोरैक्स के पश्च भाग, दैट इज पश्च वक्ष, मतलब मेटाथोरैक्स, मतलब ये मेटाथोरैक्स से जुड़े होते हैं। मेटाथोरैक्स से जुड़े होते हैं, हाँ कि ना। चलिए मैं एक डायग्राम में इन बातों को दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। एनसीईआरटी का ये डायग्राम लिया अपन ने, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही लिया है। एनसीईआरटी के इस डायग्राम में ये सिर वाला जो भाग है इसके बारे में बात कर चुका हूं। उसके अलावा ये तंतु रूपी श्रृंगिका जिसको अपन ने बोला था एंटीना, इन एंटीना के बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। नेक्स्ट, इसके बाद संयुक्त नेत्र जो है, उस संयुक्त नेत्र के बारे में भी मैं आप लोगों के सामने बात कर चुका हूं, हाँ कि ना। नेक्स्ट, मैंने कहा था कॉकरोच जो होती है उसमें 3 जोड़ी टांगे होती है। एक जो प्रोथोरैक्स से जुड़ी होती है उनको बोलते हैं अग्रवक्षीय टांग, सबसे पहली वाली। एक वो जो थोरैक्स के मध्य भाग से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं मध्य वक्षीय टांग, और एक वो जो थोरैक्स के पश्च भाग से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं पश्च वक्षीय टांग, हाँ कि ना। अब मैंने आपको बताया था कि वक्ष के टोटल कितने भाग, 3 भाग। पहला अग्रवक्ष जिसको बोला प्रोथोरैक्स, दूसरा मध्यवक्ष जिसको बोला मीजोथोरैक्स, एंड तीसरा पश्चवक्ष जिसको बोला मेटाथोरैक्स। तो ये पश्चवक्ष का मतलब हुआ मेटाथोरैक्स, मध्यवक्ष का मतलब हुआ मीजोथोरैक्स। अब मेरे पास ये जो टर्म आई, ये टर्म कुछ नई आ गई, प्रवक्ष पृष्ठक, प्रवक्ष पृष्ठक। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्रोनोटम, प्रोनोटम। ये प्रोनोटम क्या है बेटा? ये प्रोनोटम जो है ये अपने पास अग्रवक्ष की पृष्ठ सतह पर पाया जाने वाला एक कैप्सूल है, एक आवरण है, या मैं कह दूं एक स्क्लेराइट है। उस बड़े से स्क्लेराइट को जो किस पे प्रेजेंट है, जो उपस्थित है प्रोथोरैक्स की पृष्ठ सतह पर, उसे बोलते हैं प्रोनोटम, जिसका काम है प्रोथोरैक्स को सुरक्षा प्रदान करना। चलो भैया, यहां तक की मेरी बात क्लियर है। चले, अब मुझे यहां पे बात करनी है, वो बात करनी है किसके बारे में? पंखों के बारे में। चले, अब मेरे पास ये 4 चीजें बच गई। इन 4 चीजों में ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं बेटा इंग्लिश में एनल सरसी। ये एनल सरसी जो होते हैं, ये एनल सरसी उदर वाले भाग में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? उदर वाले भाग में, जो कि कॉकरोच के शरीर का तीसरा भाग था। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये एनल सरसी का क्या काम है। ये चाहे नर कॉकरोच हो चाहे मादा, दोनों में पाए जाते हैं। इनका क्या काम है मैं थोड़ा सा आगे जब उदर के बारे में बात करूंगा तब बताऊंगा। अभी मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा हूं, हाँ कि ना। अब यहां पे मेरे पास सबसे पहले ये टैगमीना, जिसको अपन बोलते हैं अग्र पंख। क्या बोलते हैं? अग्रपंख। बेटा आप देख रहे हो ये टैगमीना, ये है अग्रपंख और ये है पश्चपंख। ये अग्रपंख जो होते हैं ये मीजोथोरैक्स वाले भाग से जुड़े होते हैं, तथा ये जो पंख जो होते हैं, ये पंख जो होते हैं, ये पंख अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? अपारदर्शी, तथा लैंग्री पंख है जो कि पश्चपंख की तुलना में लंबे हैं। इन पंखों का काम है इसके शरीर को ढकना। अगर हम विश्राम अवस्था में देखें तो ये अग्र पंख इन विश्राम अवस्था में इस पश्च पंख को ढके हुए होते हैं। जैसा आप इस साइड पे देख रहे हैं कि इस साइड पे पश्च पंख किससे ढके हुए हैं? अग्र पंख से। तो विश्राम अवस्था में किससे ढके होते हैं? पश्च पंख अग्र पंख से ढके होते हैं। ये अग्र पंख जो होते हैं इनका उड़ने में कोई भी रोल नहीं होता। तो क्या काम करना हुआ? इनका काम हुआ कॉकरोच के शरीर को ढक के उसे सुरक्षा प्रदान करना। किसका काम हुआ? अग्रपंख का। जबकि ये पश्चपंख जो होते हैं ये थोरैक्स के मेटाथोरैक्स पश्चवक्ष वाले भाग से जुड़े होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं तथा पारदर्शी तथा झिल्ली में है। ये जो पंख जो होते हैं
पश्चपंख। पश्चपंख, ये पश्चपंख विश्राम अवस्था में अग्र पंखों से ढके हुए होते हैं तथा यही वो पंख है जो कि उड़ने के लिए उत्तरदायी है। तो जब भी पूछे कि बताओ कौन से पंख उड़ने के लिए उत्तरदायी, तो आप क्या बताओगे? कॉकरोच के पश्चपंख उड़ने के लिए उत्तरदायी है। हाँ कि ना? ये सारी की सारी बातें पंखों के बारे में ये मैंने लिखी है अपनी इस वाली स्लाइड में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी है इसमें, सबसे पहले बात करिए वो करिए अग्रपंख, जिसको बोलते हैं मध्यवक्षी पंख या टैगमिना। मैंने बोला प्रथम जोड़ा पंख जो कहां से निकलता है, वह मध्यवक्ष से निकलता है, पहली बात। दूसरा, ये अपारदर्शी है, गहरे रंग के होते हैं और विश्राम अवस्था में पश्चपंखों को ढके रहते हैं। हाँ कि ना? मैंने बताया इनका क्या काम है, कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। अगर मेरे से कोई पूछे इनका कार्य, तो कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को ढक के सुरक्षा प्रदान करना, वो किसका काम है? अग्रपंख का। दूसरा है मेरे पास पश्चपंख, जिसको बोलता है पश्चवक्षी पंख। मैंने बोला पश्चवक्षी पंख जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? एक जोड़ी। और वो कहां से निकलते हैं? वो पश्चवक्ष से निकलते हैं। ये जो पश्चवक्षी पंख है ये पारदर्शी झिल्लीनुमा होते हैं तथा इन्हीं का मेन काम है उड़ना। तो ये किसमें मददगार है? उड़ने में मददगार है। ये बात मैं डायग्राम में बता चुका हूं, आप स्लाइड को नोट कीजिए। चले भैया, यहां पे हमने कॉकरोच के वक्षीय भाग के बारे में भी बात कर ली। अब कॉकरोच के शरीर का तीसरा और अंतिम भाग बच रहा था, जिसको हमने कहा था उदर भाग, एब्डोमेन पार्ट। चलिए एब्डोमेन के बारे में बात करते हैं। बच्चे, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के उदर भाग के बारे में। बेटा, कॉकरोच का उदर भाग, हमने बताया कॉकरोच का सिर जो था उसमें केवल एक ही खंड था। वयस्क में तो वक्ष था, उसके 3 खंड थे। अब कॉकरोच का जो उदर भाग है वयस्क में उसमें होते टोटल मिला के 10 खंड। चाहे नर कॉकरोच हो चाहे मादा कॉकरोच हो, वयस्क नर या मादा कॉकरोच के उदरीय भाग में टोटल कितने खंड होते हैं बेटा? टोटल मिला के 10 खंड होते हैं। हाँ कि ना? और हमने बताया था कि कॉकरोच के शरीर के खंड जो होते हैं वो स्क्लेराइट से ढके हुए होते हैं। वो किससे ढके हुए होते हैं? स्क्लेराइट से ढके हुए होते हैं। ऐसा मैंने बताया था। हाँ कि ना? तो जब भी पूछे कि कॉकरोच के उदर में कितने खंड है, आप कहोगे 10 खंड। चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों में ही कितने होते हैं? 10 खंड। चले, अब हमने बात किया कि कॉकरोच के उदर का 10वां जो खंड होता है, उस 10वें खंड के पृष्ठीय मतलब पृष्ठीय भाग पे जो स्क्लेराइट प्रेजेंट था उसको बोला था टर्गम। क्या बोला था? टर्गम। तो कॉकरोच का चाहे नर हो चाहे मादा, उनका जो 10वां टर्गम था, हमने देखा उस 10वें टर्गम पर एक जोड़ी गुदीय लूम प्रेजेंट थे, जिसको बोला था इंग्लिश में एनल सर्सी। मैंने अभी इस डायग्राम में बताई थी ये स्ट्रक्चर, गुदीय लूम, एनल सर्सी। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। तो गुदीय लूम, एनल सर्सी किसमें पाए जाते हैं? नर तथा मादा दोनों कॉकरोच में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? 10वें नंबर के एब्डोमेन के 10वें टर्गम पे। हाँ कि ना? अब ये एनल सर्सी जो है ये यहां पे उपस्थित साउंड रिसेप्टर है। साउंड रिसेप्टर मतलब ये अपने पास यहां पे उपस्थित है बेटा ध्वनि संवेदांग, जो इस कॉकरोच को ध्वनि के बारे में ज्ञान कराने का काम करते हैं। किसमें पाए जाते हैं? नर तथा मादा दोनों में, उदर के 10वें टर्गम पर। चले भैया, अब इनके अलावा नर तथा मादा के एब्डोमेन भाग में कुछ ऐसे विभिन्नताएं होती है नर व मादा में, जिसे देख के हम ये पहचान सकते हैं कि ये नर कॉकरोच है कि मादा कॉकरोच। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मादा में। बेटा, एक मादा जो कॉकरोच होती है उसका सेवंत अदरक किसको बोला है? अदरक बोला है स्टर्नम को, जो कौन सी सरफेस पे पाया जाने वाला स्क्लेराइट है? अदर सतह पे। 7 वाला जो इसका स्टर्नम है, 7वां स्टर्नम है, वो नौकाकार, वो बोट की तरह दिखाई देता है तथा सबसे बड़ा होता है। तथा क्या होता है? सबसे बड़ा। ये 7वां
जो स्टर्नम है ये 8वें तथा 9वें स्टर्नम के साथ मिलके किसका निर्माण कर लेता है? मादा जनन कोष्ठ या मादा जननिक कोष्ठ का निर्माण करता है। तो जब भी बोले कि बताओ मादा का कौन सा स्टर्नम सबसे बड़ा तथा नौकाकार होता है, तो आप जवाब दोगे 7वां स्टर्नम। किसका? उदर का 7वां स्टर्नम होता है, वो सबसे बड़ा तथा नौकाकार होता है। वो पूछेगा बताओ मादा में जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ किससे बनता है, तो आप कहोगे मादा में जनन कोष्ठ का निर्माण होता है 7th प्लस 8th प्लस 9th स्टर्नम से। किसके स्टर्नम से? उदर के स्टर्नम से। उदर के 7वें 8वें तथा 9वें स्टर्नम के मिलने से किसका निर्माण होता है? मादा के जनन कोष्ठ का निर्माण होता है। अब ये मादा का जो जनन कोष्ठ है इसमें टोटल मिला के 3 छिद्र आके खुलते हैं। कितने छिद्र आके खुलते हैं? 3। सवाल था कौन सा? इस जनन कोष्ठ के अग्रभाग में सबसे पहले तो खुला मादा जनन छिद्र। क्या खुला बेटा? मादा जनन छिद्र। उसके बाद खुला स्पर्मेथिका का छिद्र। क्या होता है जब मैं आपसे बताऊंगा कॉकरोच का जनन तंत्र, उसमें बात करूंगा, तब तक याद रखना है। पहला खुला मादा जनन छिद्र, दूसरा खुला स्पर्मेथिकल छिद्र और तीसरा खुला संपार्श्विक ग्रंथियों का छिद्र। किसका ग्रंथ? कौन सी ग्रंथियां? संपार्श्विक ग्रंथियां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड। ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो होती है ये एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी। इनका छिद्र भी कहां खुलता है? मादा जनन कोष्ठ के अग्रभाग में खुलता है। कौन से भाग में खुलता है? अग्रभाग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने पास बना। सबसे पहला ये बना कि बताओ एनल सरसी नर में पाया जाता है कि मादा में? आप कहोगे दोनों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उदर के 10वें टर्गम पर पाया जाता है। चलो मैं आगे। दूसरा सवाल बना, बताओ मादा में सबसे बड़ा स्टर्नम कौन सा? आप कहोगे 7वें नंबर का स्टर्नम, जो कि सबसे बड़ा तथा नौकाकार होता है। अगला सवाल, मादा में जनन कोष्ठ का निर्माण कौन कौन से स्टर्नम से होता है? वो कहेगा 7वां 8वां तथा 9वें स्टर्नम से होता है। वो पूछेगा बताओ मादा जनन कोष्ठ के अग्रभाग में कितने छिद्र होते हैं? वो आपको बताना है 3 छिद्र। किसका? मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिका का छिद्र और संपार्श्विक ग्रंथि का छिद्र। चले भैया अपन आगे, हां कि ना? इतनी सी बात नोट कीजिए। अब अपने पास सवाल आता है कि ये तो हमने मादा के उदर भाग के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं नर के बारे में। देखिए बेटा, हम बात यहां पे कर रहे हैं नर कॉकरोच के उदर के बारे में। चले, तो नर में सबसे पहले जैसे हमने मादा के जननिक कोष्ठ के बारे में बात की थी, उसी तरह हम बात करते हैं कि नर का जननिक कोष्ठ जो होता है वो कहां होता है। बेटा, नर का जननिक कोष्ठ जो होता है वो उदर के पश्च भाग में होता है। उदर के कौन से भाग में होता है? उदर के पश्च भाग में पाया जाता है नर का जननिक कोष्ठ। चले, और ये जननिक कोष्ठ जो होता है, इस जननिक कोष्ठ का निर्माण जो होता है वो निर्माण 3 स्क्लेराइड से होता है। कितने स्क्लेराइड से? 3 स्क्लेराइड से। पृष्ठ सतह पर तो होता है, पृष्ठ सतह पर तो होता है 9th तथा 10th टर्गम। पृष्ठ सतह पे जननिक कोष्ठ जो होता है उसकी पृष्ठ सतह पे क्या होता है? 9वां तथा 10वां टर्गम, तथा उसकी अधर सतह पर जो होता है वो अधर सतह पर होता है, वो होता है 9वां स्टर्नम। तो जब भी कहे बताओ नर जनन कोष्ठ में टोटल कितने स्क्लेराइड इन्वॉल्व है? 3। मादा की तरह कितने? 3। लेकिन क्या था? मादा में था 7वां 8वां तथा 9वां स्टर्नम, जबकि नर में अधर सतह पर तो है 9वां स्टर्नम, जबकि पृष्ठ सतह पर है 9वां तथा 10वां टर्गम। ये मिलके किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं नर जननिक कोष्ठ का। किसका निर्माण करते हैं? नर जननिक कोष्ठ का। अब हमने पढ़ा था कि मादा के जननिक कोष्ठ में 3 द्वार थे। मादा का जनन छिद्र था, संपार्श्विक ग्रंथियों का छिद्र था और स्पर्मेथिका का छिद्र था। ये 3 चीजें संबंधित थी। अब पूछा कि बताओ नर जनन कोष्ठ से संबंधित संरचनाएं कौन सी है? बेटा, नर जनन कोष्ठ जो होता है उससे भी 3 संरचनाएं संबंधित है। कैसे? नर जनन कोष्ठ की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है गुदा।
पृष्ठ सतह पर क्या होता है? गुदा। तथा इसकी अधर सतह होती है, इसकी अधर सतह पर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। अधर सतह पर क्या होती है? दो प्रकार की संरचनाएं। पहला नरजनन छिद्र तथा दूसरा नरगोनेपोफाइसिस। नरगोनेपोफाइसिस तथा नरजनन छिद्र जो होते हैं, ये दोनों के दोनों कौन सी सतह पे होते हैं? ये दोनों के दोनों अधर सतह पर होते हैं। किसकी अधर सतह पर? जनिक कोष्ठ की अधर सतह पर, या मैं कहूं कि गुदा की अधर सतह पर। गुदा इनकी पृष्ठ सतह पर, तो ये हुए गुदा की अधर सतह पर। हाँ कि ना? अब सबसे बड़ा सवाल उठा कि सर आप हमें ये बताइए कि ये नर गोनेपोफाइसिस जो आपने बोला, तो ये गोनेपोफाइसिस जो होता है ये तो नर तथा मादा दोनों में होता है। गोनेपोफाइसिस जो होता है ये मादा में भी पाया जाता है और नर में भी पाया जाता है, लेकिन नर के गोनेपोफाइसिस को बोल दिया नर गोनेपोफाइसिस, मादा में जो गोनेपोफाइसिस होंगे उनको बोल देंगे मादा गोनेपोफाइसिस। हाँ कि ना? तो सवाल ये था कि आप हमें ये टर्म बताइए कि ये गोनेपोफाइसिस है, ये क्या है? ये गोनेपोफाइसिस है, ये क्या है? बेटा नर का ये जो जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र के चारों तरफ काइटिन की बनी हुई कुछ असममित प्लेट पाई जाती है। कुछ असममित पाई जाती है प्लेट, किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसके चारों तरफ? नर जनन छिद्र के चारों तरफ, जो इस नर जनन छिद्र को ढके होती है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। उन काइटिन की असममित प्लेटों को ही बोलते हैं गोनेपोफाइसिस, या इन्हीं का दूसरा नाम है फैलोमियर्स, या इंग्लिश में इन्हीं को क्या बोल देते हैं? इन्हीं का दूसरा नाम है फैलोमियर्स, या इन्हीं को बोल देते हैं फैलोमियर्स। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी की लाइन यहां लिखी है कि असममित ये काइटिनी संरचना जो नर जनन छिद्र के चारों तरफ पाई जाती है, उन्हीं को क्या बोल दिया? नर गोनेपोफाइसिस। और वो गोनेपोफाइसिस जो मादा जनन छिद्र के को ढकने का काम करेगी, उनको बोल देंगे मादा गोनेपोफाइसिस। हाँ कि ना? चलो मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। अब अंतिम बात करता हूं। बेटा जैसे मैंने कहा था कि मादा में 9वें नंबर का जो स्टर्नम था, वो मादा में 7वें नंबर का जो स्टर्नम था वो सबसे बड़ा था तथा नौकाकार था। हाँ कि ना? वो 8वें तथा 9वें स्टर्नम के साथ मिलके मादा जननी कोष्ठ बना रहा था। चले, नर में मैंने बताया कि नर में जननी कोष्ठ जो होता है वो अधर सतह पर तो बनता है 9वें नंबर के स्टर्नम से, जबकि पृष्ठ सतह पर 9वें तथा 10वें नंबर के टर्गम से बनता है। तो हमने देखा कि नर में ये जो 9वां खंड होता है, 9वां अद्रक, मतलब 9th नंबर का जो नर में स्टर्नम है, ये 9वां स्टर्नम है। इस 9वें स्टर्नम पे एक जोड़ी छोटी धागे समान संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धागे समान संरचना, जिसको बोलते हैं गुदासूक, मतलब एनल स्टाइल या कोडल एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल, मतलब गुदीय सूख या पुच्छिय सूख। ये पाए जाते हैं कितने? एक जोड़ी, केवल किसमें? नर में। अब नर में ये जो संरचना है, ये संरचना नर मैथुन अंग का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ये कार्य कर रही है बेटा नर मैथुन अंग का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नर मैथुन अंग का कार्य करती है। कौन? एनल स्टाइल बोल दो और कोडल स्टाइल। जबकि मैंने बोला था एनल सरसी, जिसको बोला था गुदियलुम, वो क्या थे? वो ध्वनि के संवेदक थे, साउंड रिसेप्टर थे, जो नर में मादा दोनों में थे। जबकि ये गुदासूक जो होता है या पुच्छिय सूक जो होता है, ये केवल और केवल नर में पाया जाता है, जो कि नर मैथुन अंग का कार्य करता है, मतलब मादाओं में नहीं होता। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला कि नर के 9th स्टर्नम में एक जोड़ी छोटे धागे समान गुदासूक होते हैं, जो मादा में सूख क्या होते हैं? अनुपस्थित। मतलब ये केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? मादा में। मतलब कि ये जो एनल स्टाइल है, गुदासूक है, इन गुदासूक को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये नर कॉकरोच है कि मादा कॉकरोच। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम
अगर हम 7वें नंबर के स्टर्नम को देखें और 7वां नंबर का स्टर्नम अगर हमें बोट शेप दिखाई पड़ रहा है तो हम कह देंगे अगर बोट शेप स्टर्नम है 7वां तो वो मादा है, अगर बोट शेप नहीं है तो वो क्या है, नर। तो इसके आधार पे हम नर तथा मादा जंतु को पहचान सकते हैं, यस कि नो। तो कहने का मतलब कि कॉकरोच के उदरीय भाग पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर हम नर तथा मादा कॉकरोच की पहचान कर सकते हैं। मेरी यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? छापिएगा। चले अब बच्चे, हमें आगे जो जानना है वो जानना है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में और कॉकरोच में रिप्रोडक्शन तथा परिवर्धन के बारे में। तो ये सारी बातें अपन आगे के लेक्चर में करेंगे। यहां पे मैंने कॉकरोच की बॉडी की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी के बारे में सारी बात कंप्लीट कर ली है। चले भैया, तो बाकी की बातें जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।